नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 10 है ये और चैप्टर का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आइए सबसे पहले स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है संविधान के दर्शन का आशय क्या है, मतलब संविधान का जरूरी क्यों है, मतलब क्या है, संविधान में कौन-कौन सी चीजें उल्लेखनीय हैं, किस चीजों को बताया गया है और किस चीजों का प्रधानता सबसे ज्यादा है। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है संविधान के दर्शन से आशय संविधान में उल्लेखनीय देश के मूल्य एवं आदर्शों से है। हम सभी को पता है कि संविधान में हमारे अनुच्छेद जितने भी हैं कहीं न कहीं देश के लिए ही है, देश के जनता के लिए है, देश के सरकार के लिए है, ताकि इन सभी के बीच में संतुलन बना रहे। भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र होंगे, इन सभी में समानता होगा, लोकतंत्र होगा मतलब जनता के द्वारा चुना गया शासन होगा, सामाजिक न्याय होगा जो न्यायालय के द्वारा होगा, मतलब ये नहीं कि पैसे वाले के लिए न्यायालय अलग है, न्याय व्यवस्था अलग है और गरीब के लिए न्यायालय अलग है और न्याय व्यवस्था अलग है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए बिल्कुल समान होगा। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रतिबद्ध है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, जिनकी जनसंख्या जिस जगह पे कम हो उसे ज्यादा जो लोग जहाँ पे जिनकी जनसंख्या अधिक होती है वो उन्हें दबा नहीं सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को हनन नहीं कर सकते। धार्मिक समूहों के अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, संघवाद आदि का समावेश है इसके अंदर। देखिए धार्मिक समूहों का अधिकार मतलब है कि अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म की संस्कृति को बचाए रखना, सभी को वोट देने का अधिकार और संघवाद आदि जो है इसके अंदर मौजूद है। संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, मतलब एक जो लिखित संविधान के अलावा एक और संविधान है उसमें संविधान दर्शन के बारे में सारी अच्छाइयां उसमें ऐड किया गया है, उसमें वो आपको मिल जाएगा। तो ये संविधान के दर्शन के आशय के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है कैसे। अब देखिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता का निरंकुश रोकना। संविधान क्यों जरूरी है, क्योंकि संविधान जो है वो निरंकुश शासन को रोकता है, विरोधियों को संभालता है, एक नियमावली तैयार करता है, गैर कानूनी कार्यों को रोकता है। अगर संविधान ही नहीं होगा तो यहाँ पे राजशाही आ जाएगा, राजा के द्वारा शासन होने लगेगा, फिर से एक नया हिटलर जन्म ले लेगा, उसे जो मन होगा वही करेगा। राज्य अति हद तक ताकतवर है, प्रयोग एवं दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। अब देखिए जो भी सरकार हो, सरकार किसी का भी हो, सरकार की प्रस्तावना के अंदर शक्ति जो है वो देश के अंदर होती है, राज्य के अंदर होती है, वो संविधान के हिसाब से किसी भी दंड को उल्लेख करके उसको दंडित कर सकता है। ये इसके साधन है, लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को तोड़ता है तो उसके लिए दंड संहिता जारी किया जाएगा, न्यायालय में बात जाएगी, न्यायालय में जज साहब को जो उचित लगेगा उस हिसाब से उसको जुर्माना या कैद दोनों हो सकता है। देखते हैं हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो अब इसके संविधान दर्शन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, हमारे भारत के संविधान के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आम आदमी स्वतंत्र है, सामाजिक न्याय है जो उन्हें न्यायपालिका से प्राप्त होता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, अगर हम मुस्लिम वर्ग के लोगों की बात कर ले तो ये कहा जाता है कि हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक है, हालांकि अल्पसंख्यक है नहीं, अब के समय में अगर सर्वेक्षण करवा लिया जाए तो हमारे हिसाब से ये और धर्मों के लोग से ज्यादा ही निकलेंगे। तो इनके लोगों को कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है। तो भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इन तरह के अल्पसंख्यकों का भी सम्मान करता है।
धर्मनिरपेक्षता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आपको इस बात की आज़ादी है कि आप जो चाहे वो धर्म अपना सकते हो। आप मुस्लिम हो तो हिंदू बन सकते हो, आप क्रिश्चियन हो तो हिंदू बन सकते हो, आप हिंदू हो तो आप मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों बन सकते हो। तो ये सारे चीज़ की आज़ादी है। सार्वभौमिक मताधिकार है, मतलब सभी को मत देने का अधिकार है, इसका तात्पर्य 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे के बारे में है, कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मताधिकार देने का अधिकार हो जाता है। संघवाद है, संघवाद के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे देश में 2 सरकारें चलती है, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार में राज्य सरकार आता है, केंद्रीय सरकार में केंद्र सरकार आता है। राष्ट्रीय पहचान है हमारे पास, इसके अलावा आलोचनाएँ और सीमाएँ भी हम तय कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन के बहुमूल्य पॉइंट्स हैं, जो आपको याद रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप नंबर पूरे आ जाएँगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, तो देखिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है, क्योंकि पहले पॉइंट पे हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही बात यहाँ पे किया था, अब हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब किसी भी जनमानस को मतलब उसकी स्वतंत्रता उससे नहीं छीना जा सकता, क्योंकि यह इसका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार आपको पता है कि बहुत ही रेयर केस में ही निष्क्रिय होता है, नहीं तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे बहुमूल्य समझता है। तो ये हमारा व्यक्ति की स्वतंत्रता था। अब हम आपको सामाजिक न्याय के बारे में बता देते हैं। हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, मतलब न्याय की प्रणाली जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायालय है। और न्यायालय में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके किसी चीज के साथ दिक्कतें हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसके धर्म को लेकर उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो न्याय के लिए न्यायालय के पास जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, देखिए अब सामाजिक न्याय का क्या मतलब है कि देखिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सही तरीके से न्यायालय नहीं पहुंच पाते, सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते, सही तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पाते, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया है ताकि वो समाज में समानता महसूस कर सके, समानता का अधिकार महसूस कर सके। तो ये आरक्षण जो है, ये सामाजिक न्याय का एक सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म का आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करता है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो ये कह देगा कि इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे, या कोई राज्य ऐसा नहीं है जो कहेगा कि इस राज्य में सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे। ऐसा कोई राज्य आपने नहीं सुना होगा, न देखा होगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में, किसी भी तालुका में, किसी भी भूभाग पे रहने वाले लोगों को यह आजादी है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। देखिए पारस्परिक निषेध भी रहेगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है। पारस्परिक निषेध शब्द का मतलब क्या होता है कि जो धर्म है और जो राज्य है या देश है, दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। न राज्य धर्म के बारे में बात करेगा, न धर्म जो है वो देश और राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेगा। तो ये हमारा धर्मनिरपेक्षता था। सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में, तो देखिए भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था। सबसे पहले जो अगर संविधान बनाने की बात हुई थी, तैयार करने का पहला प्रयास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में पास हुआ था। इसे आप वीवीआई रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता को इसी धारणा को पुष्टि करते हुए कहा गया था कि 21 वर्ष के जो बच्चे हो गए, जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष की हो गई, वह लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकारी होगा। किसके रिपोर्ट में? मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में कहा गया 21 वर्ष से ऊपर के बच्चे को लोकतंत्र में लोकसभा के सीटों के लिए अर्थात सांसद या विधायक के चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का 61वां संशोधन जो है
जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी आपका वीवीआई रहेगा 1 नंबर में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार की आयु 21 वर्ष तय की गई थी, तो फिर इसे घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई या कब की गई? तो आप बताएंगे कि भारत का संविधान 61वां संशोधन जो था, इसके अनुसार 21 वर्ष के आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसी संशोधन को हम संविधान अधिनियम 1889 के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा सार्वभौमिक अधिकार के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं संघवाद के बारे में। तो देखिए, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को सहमति देता है। इसमें से एक प्रांतीय स्तर है और दूसरा केंद्रीय स्तर है। प्रांतीय स्तर को हम राज्य स्तरीय सरकार कहते हैं और केंद्रीय स्तर को हम मतलब देश के लेवल पे इसको हम जानते हैं, इसे हम केंद्र स्तरीय सरकार ही कहते हैं। इसमें विधायिका और इसमें सांसद होते हैं। इनके विधायिका मुख्यमंत्री का निर्माण करते हैं और इनके सांसद प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। तो ये देश के मामले में अपना हस्तक्षेप करते हैं और ये राज्य के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। तो ये संघवाद के बारे में था। संघवाद चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसमें पूरे संघवाद के बारे में डिस्कस किया गया था। हम बात कर लेते हैं संविधान के आलोचना के बारे में कि क्या-क्या शिकायतें हमारे संविधान को लेकर होती है। तो लोग कहते हैं, जनता कहती है, सरकार कहती है कि भारतीय संविधान अस्त-व्यस्त है, क्योंकि अब इतना बड़ा है तो उसे अस्त-व्यस्त लोग मानते हैं, मतलब उल्टा-पुल्टा है। भारतीय संविधान में सबकी नामिंदगी नहीं हो सकी, मतलब कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को इसमें नहीं जोड़ा गया, सभी लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। ये इन चीजों के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, मतलब इसे कहा जाता है कि ये भारत के अनुकूल नहीं है। अगला पॉइंट है संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से उधार लिए गए प्रावधान है। तो आपकी हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अलग-अलग संविधान से अलग-अलग देशों से लिए गए हैं। यदि हम इन आलोचनाओं पर विचार करें तो इसमें बहुत अधिक सत्यता नहीं पाई जाती है। देखिए, संविधान सभी देश का ना अपना एक कानून होता है। तो इसमें हम ज्यादा अगर जांच करें तो कोई खास सत्यता नहीं है। हमारा संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छे संविधान में माना जाता है। लेकिन आलोचकों की हम मुंह बंद नहीं कर सकते। आप आलोचकों का तो काम है हर चीज में आलोचना करना। कर ले तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा केंद्रित है, मतलब राष्ट्र को लेके जुड़ी हुई अपनी धारणा जो है उसका केंद्रीकरण है। भारत के लोगों के लिए अपने राष्ट्र के प्रति इस तरह का प्यार होना भी जरूरी है। लिंग आधारित न्याय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, मतलब कि जो महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर हैं उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया इसमें। मतलब कि महिलाओं के ऊपर आज भी आपको पता है कई सारे अत्याचार होते हैं और खासकर ट्रांसजेंडर को तो कई प्रकार के दिक्कतों के साथ आज भी गुजरना पड़ता है। तो ये सीमाएं हैं हमारे संविधान का, इसमें लिंग को भी ध्यान रखना चाहिए था। सामाजिक आर्थिक कल्याण से जुड़े विषयों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाला गया है, जबकि यह जरूरी था कि इसे खंड में डाला जाना चाहिए, क्योंकि नीति निर्देशक का तो वो हो गया जो जरूरी लग रहा है और उसे अब सरकार अपने सीमा से कर रहा है काम, तो उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया, तत्व में रखा गया। इसे ही अगर बिल्कुल ऑप्शन में ना डाल के इसे जरूरी खंडों में डाल दिया होता तो ये ज्यादा बेटर होता, जो न्यायजनक नहीं है, इसे न्यायजनक नहीं माना है। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10, चैप्टर का नाम था संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये क्लास 11th के नए सिलेबस के अनुसार था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।